नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और उसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि दोस्तों आज के पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैद्युत रसायन क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, और इसके बेसिस पर हम लोग पढ़े थे सेल क्या होता है। जैसे कि देखिए टाइप्स ऑफ बैटरी सेल, मतलब कि हम लोग सेल पढ़े थे इसके पहले, और सेल होता क्या है जैसा कि आप जानते हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि वैद्युत रसायन जो शब्द है ना, इसका मतलब है कि रसायन मतलब रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से वैद्युत मतलब वैद्युत धारा का निर्माण करना, यानी कि रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से वैद्युत धारा का उत्पादन करना ही वैद्युत रसायन कहलाता है। और जब आप रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से वैद्युत धारा बनाएंगे तो जिस युक्ति में बनाएंगे ना, उसी युक्ति का नाम है सेल या बैटरी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके थे सेल क्या होता है। सेल वही युक्ति होती है जिसमें या तो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। कौन? सेल। ठीक है, सेल अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, कभी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा और कभी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि यह दोनों काम करने वाले युक्ति या साधन को हम सेल या बैटरी कहते हैं। अब ये सेल या बैटरी कितने तरह का होता है, इसके लिए हम यहाँ पर आपको चार्ट दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बता दें कि ये देखिए ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर सेल कितने तरह का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और ये केमिकल एनर्जी है। ये केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि वैद्युत ऊर्जा है। तो यहाँ पर ये वैद्युत ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा दोनों ही एक तरह की ऊर्जाएं हैं, और इन ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर सेल कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है। तो देखिए ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर सेल कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है। एक देखिए वैद्युत अपघटनी सेल होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा। इसको अच्छे तरीके से जानेंगे तो आने वाले हर प्रश्न का आप जवाब भी दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता है वैद्युत अपघटनी सेल, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरा होता है गैल्वेनिक या बोल्टी सेल। ठीक है, और इसका उदाहरण होता है डेनियल सेल। अंतर क्या है दोनों में, साफ समझिए। देखिए जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है यह क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक परिवर्तन करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, या बदलता है। तो अगर पूछा जाए इसमें जो एनोड होता है कैथोड होता है वो किसको कहते हैं हम लोग, तो इसमें जो एनोड होता है वो प्लस पोल को कहा जाता है, यानी कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड कहेंगे और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको कैथोड कहते हैं, यानी कि माइनस वाले सिरे को कैथोड कहा जाता है। और यह क्या करता है, यह आपसे पूछा जाए कि वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले, या जिस सेल में हम किसी रासायनिक पदार्थ का या किसी वैद्युत अपघट्य का अपघटन करा सकें। और वह अपघटन कब होगा, जैसे देखिए एक छोटा सा हम फिगर अगर आपको बताएं या फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करें, तो देखिए यह एक तरह का बर्तन होता है। ठीक है, और इसमें दो पोल होते हैं, एक जो होता है प्लस पोल होता है जिसको हम लोग एनोड कहेंगे, जिसको हम लोग एनोड कहते हैं, और एक दूसरा पोल होता है इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, और इसको माइनस आता है ये, और इसको कहते हैं कैथोड। ठीक है, ये देखिए यह एक आपका जुगाड़ बन रहा है, युक्ति बन रही है, साधन बन रहा है, जिसमें हम लोग दो पोल को रखे हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड को रखे हुए हैं, और दोनों इलेक्ट्रोडों को रख करके हम बीच में ऐसा वैद्युत अपघट्य भरेंगे, ऐसा केमिकल सब्सटेंस भरेंगे जिसका वैद्युत अपघटन हमको कराना है। और बाद में क्या करते हैं, इस प्लस पोल को और माइनस पोल को इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ देते हैं, और जब इस प्लस और माइनस वाले पोल में जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो भी केमिकल भरा हुआ है ना, इसका वैद्युत अपघटन हो जाता है। दोस्तों वैद्युत अपघटन हो जाएगा तब यहाँ पे आपको कई नियम आते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। जैसे देखिए फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधित नियम। ठीक है, जब ये चीज़ पूरी हो जाएगी उसके बाद हम आपको बताएंगे वैद्युत अपघटन से संबंधित सारी चीज़ें, चाहे फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम हो वो क्या होता है उसको बताएंगे, और उसके बाद अर्हेनियस का वैद्युत अपघटनी समीकरण आता है। ठीक है, अब अर्हेनियस के वैद्युत अपघटन वियोजन का सिद्धांत आता है, उसमें एक समीकरण बनता है, उसको अर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। उसका डेरिवेशन कैसे होता है वो सारी चीज़ें हम लोग
इस चार्ट के बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जबकि फैराडे का नियम भी आपसे बहुत पूछा जाता है। फैराडे के 2 नियम हैं, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, दोनों नियम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। तो यह जो सेल होता है ना, यह क्या कहलाता है? यह वैद्युत अपघटनी सेल ही है जो वैद्युत ऊर्जा को लेता है, फिर बाद में रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक परिवर्तन करता है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगर पूछा जाए कि वैद्युत अपघटनी सेल में प्लस पोल या धन ध्रुव को या धन इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो एनोड कहते हैं, और ऋण वाले को कैथोड कहेंगे, ठीक है। ये क्या करता है? तो ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इतनी सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। आगे ये देखते हैं, दूसरा जो ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर सेल है वो कौन है? गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। अब ये क्या होता है? ये थोड़ा सा अलग होता है। इसमें देखिए, यह जो वैद्युत अपघटनी सेल था, इसमें एक ही युक्ति में कैथोड और एनोड दोनों थे। लेकिन ये जो गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल है ना, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है। इसमें देखिए क्या होता है कि हम एक बर्तन में एक धातु लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये जिंक की छड़ हो गई, जिंक यानी कि जस्ते की छड़ हो गई, और इस जिंक धातु के छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये जिंक सल्फेट का विलयन हो गया, ठीक है। अब देखिए यह कौन सा पोल है? ये आपका एनोड होगा, लेकिन इस एनोड पर माइनस आवेश आएगा। ध्यान दीजिएगा, बाद में हम बताएंगे कैसे ये सब होगा पॉसिबल, ठीक है। अब देखिए यह एक आधा सेल हो गया। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबा देते हैं तो अब ये जो साधन बनता है इसको कहते हैं आधा सेल, यानी कि हाफ सेल, अर्ध सेल। इसी तरह का एक दूसरी धातु का अर्ध सेल बनाएंगे। मतलब कि अब यहाँ पे एक कॉपर धातु ले लेते हैं, कॉपर धातु, और कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं। यह एक अलग आधा सेल हो गया, यह दूसरा अलग आधा सेल हो गया, और इन दोनों अर्ध सेलों को हम लोग किसी वोल्टमीटर की सहायता से जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है इनको हम लोग साल्ट ब्रिज की सहायता से जोड़ देते हैं, लवण सेतु की सहायता से जोड़ देते हैं। अब ये हो जाता है पूर्ण सेल, ठीक है। अब ये हो जाएगा कंप्लीट सेल, यानी कि पूर्ण सेल। और यह जो युक्ति बन गई, यही युक्ति क्या कहलाती है? गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल, ठीक है। और ये जो गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल है, इसमें रासायनिक पदार्थ भरे हुए हैं। जैसे देखिए आप देख सकते हैं जिंक है, इसको जिंक सल्फेट में डुबाया गया है। यहाँ पर कॉपर की रॉड है, इलेक्ट्रोड है, और उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया है। अब यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा हो गई, यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा हो गई। इन दोनों को जब हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तब यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया अपने आप होने लगेगी इसमें, और उसके कारण यहाँ पर एक विभव तैयार होगा जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अब दोस्तों उसी इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग करंट कह सकते हैं या वैद्युत धारा कह सकते हैं, यानी कि यह एक ऐसा सेल बन गया जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। ऐसे ही सेल को हम लोग गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल कहते हैं, ठीक है। यानी कि अब कभी भी अगर एक पूर्ण सेल की बारी आएगी या बात आएगी या नाम आएगा तो आप इसी सेल की कल्पना करेंगे मन में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि ये गैल्वेनिक सेल जो होता है इसमें कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है। तो आप जान गए हैं रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। और अगर पूछा जाए कि गैल्वेनिक सेल में एनोड के सिंबल या साइन क्या होता है तो आप बोलेंगे माइनस, कैथोड क्या होता है? प्लस, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। ये हो गया ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर सेल कितने तरह के होते हैं, यह एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। आगे देखते हैं और कितने तरह के सेल या बैटरीज होती हैं। देखिए चार्जिंग के आधार पर, जैसा कि ये बात हुई थी पिछली वीडियो में कि चार्जिंग के आधार पर सेल कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। चार्जिंग मतलब आवेशन, किस सेल को आप दोबारा चार्ज कर सकते हैं, किस सेल को आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। जिस सेल को आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं उसको आप कहते हैं प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। देखिए प्राथमिक सेल या बैटरी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखिए दीवार घड़ी में जो सेल यूज करते हैं एक बार यूज करने के बाद उसको फेंक देते हैं, ठीक है। हाथ घड़ी में जो सेल यूज करते हैं उसको एक बार यूज करते हैं, घड़ी में लगा के जब वो डाउन होता है सेल उसको फेंक देते हैं। रिमोट आपके घर पे होता है, रिमोट में जो सेल लगता है वो एक बार यूज हो जाता है, दोबारा आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही जो मोबाइल की बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी, वो बार बार आप चार्ज करके बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सेल जो एक बार ख़त्म हो जाने के बाद दूसरी बार चार्ज नहीं किए जा सकते यानी कि फेंक दिए जाते हैं, दोबारा जिनका यूज नहीं हो पाता है, ऐसे सेल को हम कहेंगे शुष्क सेल, मतलब प्राथमिक सेल कहेंगे। और उसके उदाहरण क्या हैं? शुष्क सेल जो कि आपके ईयरफोन में लगता है, हेडफोन में लगता है,
ईयरबड्स में लगता है। दूसरा है मरकरी सेल, जिसको आप बटन सेल कहते हैं, ये हाथ घड़ी में लगता है। ये दोनों ही तरह के जो सेल हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल या बैटरीज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। दूसरा जो सेल हो गया सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल या बैटरी, जिसको हम कहते हैं रिचार्जेबल सेल। ठीक है, इसको कहते हैं नॉन रिचार्जेबल। ठीक है, इसको कहेंगे रिचार्जेबल, यानी कि इसे बार बार चार्ज करके बार बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे इसके अगर उदाहरण की बात करें तो लेड स्टोरेज बैटरी या लेड एसिड बैटरी, यानी कि जो सीसा संचायक सेल होता है, ठीक है, जो कि आपको वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाने पर, तो ऐसे सेल को हम लोग क्या कह सकते हैं? द्वितीयक सेल। और इसकी बेसिक डिफिनेशन यही है कि वह सेल या बैटरी जिसको दोबारा चार्ज करके आवेशित करके प्रयोग में लाया जा सके, ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक सेल या रिचार्जेबल बैटरी। ठीक है। अब देखिए, बार बार आपसे पूछा जाता है कि जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 को कितना % में यूज किया जाता है या डाला जाता है? तो 38% H2SO4 इसमें यूज किया जाता है। ये टेक्निकल पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि क्या प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर होता है। देखिए, जो प्राथमिक सेल होता है इसको बनाना थोड़ा सा आसान होता है, यानी कि इसकी जो बेसिक कास्ट आती है वो थोड़ा सा कम होती है, और इसकी जो कास्ट आती है, इनिशियल कॉस्ट जो आती है वो हाई होती है, यानी कि ये थोड़ा सा खर्चीला होता है, यानी कि महंगा होता है। ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर जो हाई रेजिस्टेंस पाया जाता है, यानी कि इसमें जो वैद्युत धारा होती है वो धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे खर्च होती है। इसमें तेज़ी से खर्च होती है और तेज़ी से चार्ज भी हो जाती है। ठीक है। तो इसका जो है यूज़ थोड़ा छोटे पैमाने पे होता है, लेकिन इसका यूज बड़े पैमाने पर होता है। देखिए, अब द्वितीयक सेल का ही ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। इसका सेल थोड़ा सा कम पैमाने पे या कम मतलब बहुत ही कम किया जाता है, लेकिन जो द्वितीयक सेल होता है इसका यूज बड़े पैमाने पे किया जाता है। और आइए देखते हैं कि ये जो उपयोग है, उपयोग के आधार पर जो हमारा द्वितीयक सेल होता है ये कितने प्रकार का होता है, या फिर उपयोग के आधार पर बैटरी कितने तरह की होती है। देखिए दोस्तों, जो उपयोग है हमारा वो हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमें घर में इस्तेमाल करना है या इन्वर्टर यूज़ करना है या छोटी बैटरी एक कमरे 2 कमरे के लिए इस्तेमाल करना है अगर, तो हम लोग छोटी बैटरियों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे देखिए, जिसको हाउस होल्ड बैटरीज या घरेलू बैटरी कहते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो आप अपने आसपास देख सकते हैं, अपने सेलफोन में देख सकते हैं। आपके सेलफोन की भी बैटरी लिथियम आयन से बनी होती है। ठीक है। तो जो लिथियम आयन बैटरी हो गई ये, और कैडमियम बैटरी, ये दोनों ज़्यादातर घरेलू स्तर पर उपयोग की जाती हैं। आगे देखिए, जो औद्योगिक बैटरियां हैं इसका मतलब आप समझ सकते हैं। अगर आपका घर होगा तो उसमें 1 कमरे होंगे, 2 कमरे, 10 कमरे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैक्ट्रीज़ है या कंपनीज है तो उसमें कई कमरे हो सकते हैं और उसमें हैवी वर्क भी हो सकता है। तो उस हैवी वर्क के लिए जो हम लोग यूज करते हैं बैटरी, उसको कहते हैं औद्योगिक बैटरीज। ठीक है। उसमें कौन कौन एग्जाम्पल आते हैं? देखिए, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, निकिल फेरस या निकिल आयरन बैटरी, और उसके बाद वेट निकिल कैडमियम बैटरी। ठीक है। इनका उपयोग ज़्यादातर बड़े पैमाने पर या फैक्ट्रीज लेवल पे किया जाता है। आगे देखिए, वाहन बैटरी। वाहन बैटरी मतलब आपके घर पे टेम्पो हो सकता है, ऑटो रिक्शा हो सकता है, कार हो सकती है, ट्रक हो सकता है। ठीक है। और भी इससे बड़ी गाड़ियाँ हो सकती हैं। ठीक है। तो देखिए, वाहनों में प्रयोग किए जाने वाली बैटरीज क्या कहलाती हैं? व्हीकल बैटरीज। ठीक है। या वे बैटरियाँ जिनका प्रयोग हम अपनी गाड़ियों में या मोटर वाहनों में करते हैं उनको कहते हैं वाहन बैटरी। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, यानी कि सीसा संचायक सेल, वही वाला सेल है जो यहाँ पे 38% H2SO4 की केस को दर्शा रहा था। ठीक है, वही सेल है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आइए आगे देखते हैं, अगले स्टेप में देखते हैं कि ये जो डेनियल सेल होता है या गैल्वेनिक सेल होता है या बोल्टिक सेल होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, और जो प्राथमिक सेल होता है, यानी कि प्राथमिक सेल नहीं, यानी कि जो ये वैद्युत अपघटनी सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। और इसके बाद अगर कोई सेल बन गया, चाहे वो हाफ सेल है, आधा सेल है, अर्ध सेल है, या कोई पूर्ण सेल है, ठीक है, तो उसको आप दर्शाएंगे कैसे, उसका सेल नोटेशन कैसे आप करेंगे, या सेल का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, उनको भी सीखेंगे। तो आइए अब देखेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्या होता है अर्ध सेल, क्या होता है पूर्ण सेल, और क्या होता है साल्ट ब्रिज। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको कोई सेल बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा। देखिए, अगर आपको सेल बनाना है तो सबसे पहले किसी एक धातु की छड़ को, जैसे देखिए ये कोई आपकी धातु है, धातु की छड़ है, जैसे मान लेते हैं ये जिंक धातु की छड़ है, ठीक है, जिंक यानी कि जस्ता, और इस धातु को
इस धातु के छड़ को हम उसी धातु के जलीय विलयन में डुबा देंगे। यानी कि अगर वो जिंक की छड़ है तो हम उसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा सकते हैं। ठीक है, जिंक सल्फेट के विलयन में अगर डुबा देते हैं तो अब होगा क्या, देखिए जो जिंक है ना, जिंक धातु में से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे और उस मतलब जो जिंक की छड़ है उस पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे देखिए ये जो जिंक है, इस जिंक में क्या होगा, जिंक दो इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर द्विधनावेशित हो जाएगा, 2 बार धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि इस पूरे छड़ पर प्लस आवेश आने लगेगा, यानी कि इस धातु की छड़ पर धन आवेश आने लगेगा। ठीक है, और जब धन आवेश आने लगेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस पूरे सॉल्यूशन में जगह जगह जाके फैल जाएंगे। अब क्या हुआ, इस पूरे सिस्टम में क्या हुआ है, पूरे सिस्टम में धनावेश आ गया, रॉड पर, मेटल की रॉड पर धनावेश आ गया, और इस पूरे सिस्टम में मतलब कि यानी कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। अब इस तरह से पूरे इस सिस्टम में एक विभव उत्पन्न होने लगेगा, ये प्लस क्यों, क्योंकि ये जो मेटल की रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को निकाल रही है, और जब ये इलेक्ट्रॉनों को निकाल रही है तो ये कौन सी अपक्रिया है, आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में, ऑक्सीकरण। ठीक है, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। तो मेटल रॉड पर ऑक्सीकरण होने लगेगा और अब इस पूरे सिस्टम में धन आवेश और ऋणावेश उत्पन्न हो गया है। धन आवेश ऋणावेश के कारण इनके बीच एक विभव बनने लगेगा, उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसके अंदर जो विभव बनेगा उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चलिए लिख देते हैं पूरा इंग्लिश में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर बात की जाए कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको दिखाते किससे हैं, तो उसको सिंपली ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं दोस्तों, ई से। और कभी कभी अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात आती है तब वहाँ पे हम लोग ई नाट का प्रयोग करेंगे, ई नाट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यह पूरा सिस्टम क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है अर्ध सेल, इसको कहते हैं हाफ सेल, हाफ सेल कहते हैं। अगर बात की जाए कि हम कौन सा ऐसा सिंबल बना दें जिससे पता चल जाए कि वो हाफ सेल ही है, तो देखिए अगर ये जिंक मेटल का रॉड है और जिंक सल्फेट में उसको डुबाया गया है और डुबा करके सेल बनाया गया है, तब हम लोग इसका जो सेल नोटेशन है, सेल नोटेशन, इसको आप कह सकते हैं हाफ सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको आप कह सकते हैं ZN मतलब कि जिंक, और जिंक डबल प्लस कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जिंक धातु की ये छड़ हो गई, ठीक है, जिंक धातु की छड़ हो गई और उसको ZnSO4 में डुबाया गया है। ZnSO4 में से जब ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट में से जब Zn अलग होगा तब उसके ऊपर डबल प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं, इस तरह दिखा सकते हैं। दूसरा कैसे दिखा सकते हैं, Zn डबल प्लस और यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन अगर दिया है तो कंसंट्रेशन को भी लिख सकते हैं। अगर ये इस तरह नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डबल प्लस, यहाँ पर 2 प्लस कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो कंसंट्रेशन लिखेंगे जो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हाफ सेल हो गया। लेकिन दोस्तों ये हाफ सेल कब इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, कब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। जैसे देखिए अगर सपोज करिए कि यही एक मेटल की रॉड है, ठीक है, सपोज करिए ये कौन सा मेटल हो सकता है, कोई भी मेटल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कॉपर मेटल की रॉड है और इसको आप डुबा देते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा देते हैं। अब कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबाते हैं, लेकिन इस विलेन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, इस विलेन की कंसंट्रेशन अगर आ गई 1 मोलर, ठीक है, मतलब कि 1 मोल प्रति लीटर वाला सॉल्यूशन अगर आ गया, और जब डुबा रहे हैं उस टाइम पे अगर टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यानी कि अगर सेंटीग्रेड में बोलेंगे तो 25, और अगर उसी को केल्विन में बोलेंगे तो 273 इसमें ऐड कर देंगे, तब आपका केल्विन में आ जाता है, तो 298 केल्विन हो जाता है टेम्परेचर। अगर हम
क्या करते हैं कि किसी धातु की छड़ को उसी धातु के सॉल्यूशन में कब, जब उस सॉल्यूशन की सांद्रता 1 मोलर हो, ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन और 1 वायुमंडलीय दाब पर अगर हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं तब उसमें जो करंट या इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है उसे कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर से समझिए। देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप पर एवं 1 वायुमंडलीय दाब पर डुबोया जाता है, तब इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, लिखने वाली भाषा सुनिए। बार बार आपसे पूछा जाता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए, तब आप कैसे लिखेंगे, फिर से सुनिए। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और 1 वायुमंडलीय दाब पर डुबोया जाता है, तब इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से दिखाते हैं या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि ये किस तरह का सेल होगा। ये किस तरह का सेल होगा, तो ये सेल होगा हाफ सेल, यानी कि अर्ध सेल होगा। अगर बात करते हैं कि इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए ये कॉपर धातु का छड़ है, ये यहाँ पे आपको प्लस का काम करेगा, मतलब कि इसमें करेगा, अलग से करेगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए Cu मतलब कॉपर की छड़ है, और कॉपर की छड़ है को किस में डुबाया गया है, कॉपर सल्फेट में डुबाया गया है। कॉपर सल्फेट में से जब कॉपर अलग होगा तो इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह हो गया। अगर यहाँ पर अगर ये जो कंसंट्रेशन है इसकी कॉपर सल्फेट की अगर वो 1 मोलर है तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ दिखा सकते हैं। ये हो गया आपका सेल नोटेशन, और इस तरह का सेल नोटेशन हाफ सेल में ही होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब आपको ध्यान देना होगा कि ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है इसका हमेशा कितना विभव लिया जाता है, 0। इसका अगर विभव आपसे कोई पूछे कि कितना होता है इसके द्वारा उत्पन्न विभव या इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो आप बोलेंगे 0.0 वोल्ट या 0.00 वोल्ट। ठीक है, इतना। अब इसका उपयोग कहाँ इसका उपयोग होता है? इस मानक इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग हम लोग किसी दूसरे अर्ध सेल की इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में करते हैं। मतलब कि इसका कितना होता है विभव, 0 होता है। अगर कोई दूसरा हाफ सेल बना है तब उस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड विभव हम लोग इस मानक इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए ये अगर सपोज करिए ये मानक इलेक्ट्रोड विभव बन गया, सपोज करिए, ठीक है, लेकिन ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो हाइड्रोजन का बनता है। यानी ये जो आपका इलेक्ट्रोड विभव का मान है ये किसका है, वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं हम लोग। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्यों बनाया जाता है, जब कोई दूसरा अर्धसेल हम लोग बनाते हैं तो उस अर्धसेल से कितना इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो रहा है उस इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0.00 वोल्ट। चूँकि दोस्तों बात यह है कि जब तक आप पूरा कंप्लीट सेल नहीं बनाएंगे तब तक उसका विभव आप निकाल नहीं सकते। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इसका विभव आप निकालिए तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसका निकालिए तो इसका भी थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा सा कठिनाई से निकलेगा, आसानी से नहीं निकलेगा। इसके लिए क्या होता है कि जब हम लोग किसी अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उस, मान लीजिए ये हाफ सेल है आपका, ये Zn की रॉड है और इसको डुबा दिए हैं ZnSO4 में। ठीक है, ZnSO4 के सोल्यूशन में डुबा दिए हैं और इस पूरे हाफ सेल का आपको इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो आप इसको क्या करेंगे, अटैच कर देंगे किसमें, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। और ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, इसमें प्लेटिनम की एक छड़ होती है, उसके अंदर छिद्र होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, और क्या करते हैं देखिए, उसको मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ। मान लीजिए ये है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये मानक अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो
तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो जिस भी धातु का हो इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर से। और इसका कनेक्शन एक हम लोग साल्ट ब्रिज से कर देते हैं। ये साल्ट ब्रिज आपसे पूछा जाता है कि साल्ट ब्रिज किसका किसका बना हो सकता है, तो देखिए ये बन सकता है KCl का, KNO3 का, ठीक है, या अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 का बन सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। इस साल्ट ब्रिज का काम होता है इनके उनके बीच में आयनों को बैलेंस करना, यानी कि अभिक्रिया के दौरान जब यहाँ पर अभिक्रिया चलती है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया कही जाती है, उस अभिक्रिया के दौरान इन दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाए रखना, ठीक है, ये साल्ट ब्रिज का काम होता है। अगर कहा जाए कि साल्ट ब्रिज के मुहाने पर क्या भरा गया होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग अगार अगार भरते हैं, याद रखना है, अगार अगार, या फिर यहाँ पे भरते हैं ऊल भरते हैं, ऊल या कॉटन भरते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे अगर पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सा सोल्यूशन होता है, तो इसके अंदर आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर सकते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जो इसमें रासायनिक पदार्थों से अभिक्रिया ना करे और इसमें उपस्थित रासायनिक पदार्थों से अभिक्रिया ना करे, उसको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से अगर मान लीजिए इस हाफ सेल का आपको इलेक्ट्रॉन व्यूह निकालना है, तो इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। ये आपका क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब मान लीजिए इसका कितना वोल्ट है, तो इसका है 0.00 वोल्ट है, ठीक है। इसका कितना आ रहा है, जब आप इसको इससे जोड़ के जब कंप्लीट सेल बनाएंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कितना वोल्ट इससे विभव आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है। अब इस तरह का जो भी सेल बनता है इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण सेल। आधे सेल का आप इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है, तो इसके लिए किसी भी आधे सेल को पूर्ण सेल बनाते हैं। तो जब पूर्ण सेल बनाएंगे तो इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं और इसको साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं, दोनों विलयनों को। अब यहाँ पर इस सेल से कितना विभव बन रहा है यहाँ पर सब पता चल जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि अब अगर मान लीजिए ये दोनों पूर्ण सेल अगर दो अलग अलग अर्ध सेलों के बने हैं, जैसे ये जिंक सल्फेट से बन गया, ये बन गया कॉपर सल्फेट से, ठीक है। मान लीजिए ये जो आपका हाफ सेल है ये कॉपर का बना हुआ है और इस कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है, तब इसका इलेक्ट्रॉन विभव कैसे निकालेंगे आप। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या है, देखिए E0 या E इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बराबर होता है E एनोड प्लस E कैथोड, ठीक है, ये भी आता है, ये एक फार्मूला। दूसरी बात आती है कि E एनोड, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन एनोड, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन एनोड प्लस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कैथोड, ठीक है। या सिंपली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन रिडक्शन, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपका इससे नहीं निकल पा रहा है तो आपको उसके लिए आता है नर्स्ड इक्वेशन। क्या आता है, नर्स्ड इक्वेशन आता है। नर्स्ड समीकरण की सहायता से भी आप इन दोनों सेलों का पूरा इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, तो वीडियो को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। क्या होता है इलेक्ट्रोड, क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, कैसे हम पूरे सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आशा करते हैं अच्छे समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नर्स समीकरण और किसी भी सेल का कैसे इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे पॉइंट जितना समझाने की कोशिश की गई अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों पहली बार अगर हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते फिर इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त मस्त रहिए, आपका दिन शुभ।